राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया डायरेक्ट। पेट में दर्द बीजेपी के होने लगा। सवाल तो उसी दिन उठ गया, कितने बड़े लेवल पे घोटाला हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन की प्रक्रिया चेंज हुई तो संदेह उसी दिन पैदा हो गया था। एक आदमी के ही वोट को कई बूथों पे जोड़ा जा रहा है। 1,250 वोट एक असेंबली में फर्जी निकाले। चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखना चाहिए। उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सबूत के साथ की, आरोप नहीं लगाए। वो जीते उस वजह से कि उन्होंने वोटर लिस्ट में पूरा गड़बड़ किया। देखो कुंदरकी में क्या हुआ, क्या नंगा नाच नाचा। वो भी तो ईसीआई ने ही चुनाव कराया ना। अरे उनका भंडाफोड़ हो जाएगा भाई, उनकी चोरी खुल जाएगी। हैक करके दिखा देगा, अब 2 ईवीएम हैक करके दिखा देगा। संविधान में सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि वोट की वैल्यू बराबर थी। वोट की चोरी करने लगे और बेईमानी से चुनाव जीतने लगे। टोटल पूंजीपतियों के लिए ये काम कर रहे हैं। गरीब पब्लिक के लिए इनका कुछ भी नहीं है सिवाय 5 किलो राशन के अलावा। तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए। साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष साक्य। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। और कल आप लोगों ने देखा होगा राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर, भारत के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इन सभी आरोपों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व महासचिव कुमुद गंगवार जी हैं। आप एक मजे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और आप कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में से हैं उत्तर प्रदेश के। तो सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी, जो आपने हमें मौका दिया, यहाँ बुलाया, अपने स्टूडियो पे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार बहुत बहुत। कल जो आपके नेता हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा बहुत गंभीर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में चुनावों को लूट रहा है। तो क्यों आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, ये पटकथा तो उसी दिन लिख गई थी जिस दिन भारतीय निर्वाचन आयुक्त को चयन करने की प्रक्रिया को ही उन्होंने गड़बड़ कर दिया था। पहले देश में भारत निर्वाचन आयुक्त को जो चयन किया जाता था उसमें नेता प्रतिपक्ष, सीजेआई ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री 3 लोगों की कमेटी होती थी। तब मतलब जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चयन किया जाता था। भाजपा सरकार ने एक नया अमेंडमेंट करके उससे सीजेआई को हटा के एक केंद्र का मंत्री रख लिया। तो नेचुरल सी बात है, जब केंद्र का मंत्री और प्रधानमंत्री 2 लोग हो जाएंगे तो बहुमत तो उधर ही होगा। तो फिर नेता प्रतिपक्ष वहां जाए या ना जाए, तो भारत का निर्वाचन आयुक्त जो भी चयनित किया जाएगा वो निश्चित तौर पर भाजपा चयनित करेगी। जब भाजपा चयनित करेगी तो सवाल तो उसी दिन उठ गया कि ये आखिर क्या होने वाला है। तो उसके बाद उन्होंने पूरी मिलीभगत करके सारे चुनावों में मैनिपुलेशन किया है। और कल आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने बहुत सारे खुलासे किए हैं और ये खुलासे महज एक विधानसभा के हैं, एक लोकसभा की एक विधानसभा के खुलासे हैं। अगर आप कल्पना कीजिए कि इस पे अगर सही से मेहनत कर ली जाए, जो कि निर्वाचन आयोग करने नहीं दे रहा है, अगर सही से मेहनत कर ली जाए तो पूरे देश की स्थिति पूरे देश की जनता के सामने होगी और आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितने बड़े लेवल पे घोटाला हो रहा है, कितने बड़े लेवल पे वोटों की चोरी हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। आप कह रहे हैं कि वो सरकारी संस्था बन गई है, उसका जो संवैधानिक स्टेटस है वो खत्म हो गया। देखिए, जिस दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन की प्रक्रिया चेंज हुई तो संदेह उसी दिन पैदा हो गया था। मैं आपसे, आप भी जानते हैं, निर्वाचन आयुक्त के जो केवल निर्वाचन आयोग के लिए काम करते हैं, कितने पद रहे होंगे? पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम पद होते हैं। बाकी सारी स्टेट मशीनरी को ही लगा के वो काम करते हैं। उनके बीएलओज, उनके सेक्टर मजिस्ट्रेट, उनके आरओज, उनके मतलब सारे कौन होते हैं? वो सारे स्टेट के लोग होते हैं। उन पे दबाव बना के ये और मैनिपुलेशन करा रहे हैं। और मैनिपुलेशन को राहुल जी ने कल बताया, 6 तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है। नंबर 1 कि जो वोट कार्ड है उसमें मतलब जो है फर्जी वोट जोड़ा जा रहा है। कैसे कि मेरा वोट यहां भी है, फिर मेरा दूसरे बूथ पे है, फिर तीसरे बूथ पे है, फिर चौथे बूथ पे। इस तरह से एक आदमी के ही वोट को कई बूथों पे जोड़ा जा रहा है। दूसरा, एक ही पते पे बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया जा रहा है। एक उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक 2 कमरे का घर है, उसमें 80 लोगों का वोट जोड़ दिया गया। अभी आप सोचिए, जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया तो वहां पता चला कि ये लोग यहाँ रहते ही नहीं है।
दूसरा एक उन्होंने और उदाहरण दिया था जिनका कई राज्यों में वोट है और वोट किया भी है, उन्होंने पार्लियामेंट में वोट किया है, यहां तक कि मोदी जी की पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में भी उन्होंने वोट किया है। तो ये तीसरी तरह का गड़बड़ इस तरह का है कि उन्होंने कहा कि भाई वो मतलब जो है नाम जो फादर्स नेम है उसमें कोई क्लियर ही नहीं किया है, भाई ABCDDIQ इस तरह के नाम फादर्स नेम रख रखे हैं। एक तरह का मैनिपुलेशन इस तरह का है कि उन्होंने आदमी का वोट ही गायब, मतलब फोटो गायब कर दिया है, फोटो बहुत छोटा कर दिया है या है ही नहीं या दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरह से, और लास्ट उन्होंने किया है कि फार्म 6 क्या होता है कि नए वोटर जो बनते हैं 18, 20, 22, 23 साल तक के जो लोग होते हैं उनका वोट बनता है, तो उनका फार्म 6 भरा जाता है। फार्म 6 के माध्यम से नया वोट आता है, और कुछ वोट के तो फार्म 6 ही नहीं है और नए वोट जोड़े गए। तो उसमें फार्म 6 में 18 साल से 22, 23 साल तक के लोग होने चाहिए, उसमें 98, 97 साल तक के लोग हैं, 70, 75, 80, 77, 78, 98 साल के लोग हैं। तो ये पूरी तरह से मैनिपुलेशन है और जांच करने नहीं दे रहा है। जैसे कांग्रेस ने सदन में भी कई बात रखी, ओरल भी कही, हमारे नेताओं ने चिट्ठियां भी दी, राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठियां दी कि आप हमें मतलब जो है सॉफ्ट कॉपी में वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दीजिए। उनके पास है, उन्होंने नहीं उपलब्ध कराई। उनसे ये मांगा गया कि आप मतलब जो है उसकी CCTV फुटेज दे दीजिए, जो जहां पोलिंग स्टेशन है इनकी CCTV फुटेज दे दीजिए, वो फुटेज भी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने एक नया नियम बदल दिया, जब उन्हें लगा कि हमारी गड़बड़ी पकड़ी जाएगी तो उन्होंने नियम बदल दिया। पहले 6 महीने तक उसको रिकॉर्ड करके रखने का नियम था, अब उन्होंने कहा कि नहीं भैया मैंने 45 दिन कर दिया, 45 दिन के बाद आप मांग रहे हो मेरे पास, मैं अब नहीं दे सकता आपको। तो चुनाव आयोग जो होता है संतोष जी, भारत की जनता का भरोसा है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष जितना होना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा दिखना भी जरूरी है। चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखना चाहिए, भारत के लोगों में आस्था होनी चाहिए चुनाव आयोग के प्रति कि नहीं, चुनाव आयोग किसी दल का नहीं हो सकता, चुनाव आयोग निष्पक्ष बात करेगा, चुनाव आयोग जो भी करेगा वो देश के हक के हित के लिए करेगा। यही अब ये मुझे तो नहीं लग रहा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लोगों में भरोसा बचा है। लोग जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, आप गली चौराहे नुक्कड़ों पे आप बात करके देख लो, लोग चर्चा करने लगे हैं कि नहीं नहीं चुनाव में गड़बड़ हो रही है, चुनाव सब गड़बड़ हो रहे हैं। आप लोग बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दूसरा तरफ आपके बहुत सारे डाउट भी हैं जो अभी आपने बताए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रमाण कौन से हैं, क्योंकि ये तो डाउट्स हैं आपके कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपके पास प्रमाण क्या है कि हाँ ये गड़बड़ हो रही है, जिसे अभी आप जनता के सामने रख सकते हैं? जैसे एक देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने बताया, देखिए और क्या प्रमाण है? एक कंस्टिट्यूंसी पे जब पूरा एनालिसिस हुआ उसको लगभग 7 से 8 महीने लगे। 7 से 8 महीने में पूरे डेटा खंगाले गए और लगभग 1,250 वोट एक असेंबली में फर्जी निकाले। 1,250 वोट एक असेंबली में, मतलब लगभग चौथाई वोट फर्जी। तो सारा डेटा पूरा उन्होंने मतलब पूरी बुकलेट तैयार की है कि भाई देखो ये पूरा फर्जी डेटा का बुकलेट तैयार किए हैं, बड़े बड़े बुकलेट हैं, पूरे गट्ठर हैं। तो ये उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सबूत के साथ की है, आरोप नहीं लगाए हैं, सबूत पेश किए हैं और जनता को दिखाया कि भाई देखिए ये हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, असेंबली की वोटर लिस्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर लिस्ट और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर लिस्ट एक होती है, उसमें मतलब उसी लिस्ट से वो पार्लियामेंट का चुनाव होता है। 1 करोड़ नए वोट जुड़ गए 4 महीने के अंतर पे। हम लोग क्या समझते रहे कि ये चुनाव को इसलिए थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, ये हरियाणा के साथ इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक लाडली बहना योजना चलाई है। लाडली बहना योजना के माध्यम से ये जनता को 2 किस्तें, मतलब 3-3 महीने की 2 किस्तें देना चाह रहे हैं, लोगों को उसका पैसा देना चाह रहे हैं। हम लोग इस गफलत में रह गए, तब तक उन्होंने वोटर लिस्ट में पूरा कांड कर दिया, पूरा खेल कर दिया वोटर लिस्ट में। वो जीत गए उस वजह से नहीं जीते, वो जीते उस वजह से कि उन्होंने वोटर लिस्ट में पूरा गड़बड़ किया। एक और बात मैं आपको बताऊं, अभी जब महाराष्ट्र का चुनाव रिजल्ट आया उसी समय वहां के न्यूज चैनलों ने कई, मतलब न्यूज चैनल तो नहीं कह सकते हैं, यूट्यूबर्स ने कई ने मतलब जो है सूचना दी। वहां के गांव के लोगों ने जब देखा कि भाई हमारे यहाँ जो वोट पड़े हैं उसमें गठबंधन हार गया है, बीजेपी जीत गई है, तो वहां के लोग चिंतित हुए, बोले नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतने बड़े अंतर से तो नहीं होना चाहिए, गांव का माहौल तो दूसरा था।
तो उन्होंने उस गांव में मार्क पोल करना चाहा। कई गांव की ये स्थिति आई कि मार्क पोल करना चाहा, गांव के लोग इकट्ठे हुए, पंचायत हुई, पंचायत के बाद ये रिजल्ट निकला कि हाँ मार्क पोल करना चाहिए। तो बाकायदा बैलेट पेपर छप गए और अगले दिन जिस दिन वोटिंग होने वाली थी उस दिन गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया। किस बात का डर है भाई? किससे डर रहे हो? बात क्या है? क्या संशय है? आपने उन्हें फ्री लोगों को मार्क पोल क्यों नहीं करने दिया? दोबारा से वोटिंग क्यों नहीं करने दी? क्योंकि आपकी पोल खुल जाती, आपकी हकीकत सामने आ जाती, इसलिए आपने वहां कर्फ्यू लगा दिए। तो ये जो भी घटनाएं घट रही हैं लगातार निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। हर बात निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। अरे आप कहीं ना जाओ, आप कुंदरकी चले जाओ ना, देखो कुंदरकी में क्या हुआ, क्या नंगा नाच नाचा है। वो भी तो ईसीआई ने ही चुनाव कराया ना, वो ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव कराया हो, ईसीआई ने ही चुनाव कराया। मैं दावा कर रहा हूं कि वे फ्री फेयर इलेक्शन करा के देख लें, ये निष्पक्ष एजेंसियों को लगा के देख लें, यहाँ रिटायर्ड जजों से मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के माननीय रिटायर्ड जजों की कमेटी बना के वहां निष्पक्ष उनके वहां चुनाव करा के देख लें कि ना जमानत जब्त हो जाए इनकी तो मेरा नाम बदल देना। तो आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं। राहुल गांधी एक बात और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, और जो आपने बताई कि चुनाव आयोग ने फर्जी वोट जोड़े, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इन फर्जी वोटों से भाजपा कैसे जीत सकती है? क्योंकि चुनाव में जब एजेंट होते हैं तो सारे लोग होते हैं, वहां पे सारी पार्टियों के लोग उपलब्ध होते हैं, और इससे भाजपा को कैसे फायदा हुआ? और राहुल गांधी का जो आरोप है कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो कैसे भाजपा को फायदा पहुंचाया? कैसे ये मिले हुए लोग हैं, और कैसे ये जो वोट है इनका इस्तेमाल हुआ? देखिए, जबरदस्त गुंडागर्दी चलती है इनकी। हम्म, दूसरे के एजेंट को ये बूथ पे टिकने ही नहीं देते हैं। हम्म। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं? हम कौन तो से चाह रहे हैं कौन से सीसीटीवी? पोलिंग के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएं, जी। उससे हम मिलान करेंगे। हमारी पार्टी मिलान करेगी कि हाँ भाई कौन कौन से नंबर पे कौन कौन आदमी वोट डालने आया, वो असली है या फर्जी है। इसीलिए तो सीसीटीवी फुटेज नहीं उपलब्ध करा रहे हैं कि फर्जी हो रहा है। एजेंट्स को टिकने नहीं दे रहे हैं ये लोग वहां पे। एजेंट्स को बेचारे को वहां वो समझ लो ये एक ऐसे नियम बना दिया कि एजेंट तो जहां पीठासीन अधिकारी बैठा होगा उससे कम से कम 20-30 मीटर दूर बैठेगा। अब पता ही नहीं चलेगा कि कौन आदमी वोट डालने आ रहा है, उसका असली वोट है फर्जी वोट है, कहाँ का है कहाँ का नहीं। जब उसे पता ही नहीं चलेगा तो कैसे पता चलेगा? बाहर बाहर कर देते एजेंट को, रूम के तो अंदर रखते ही नहीं एजेंट को। तो इसलिए एजेंट को भी नहीं रख रहे हैं, तो क्या पता चलेगा कि कौन वोट डाल रहा? वो तो सीसीटीवी फुटेज से ही क्लियर हो सकता है, मिलान किया जाए। भाई बूथ के लोग हर हर अवेलेबल गांव के लोगों को अवेलेबल करा दिया जाए, हर बूथ पे वो चेक कर ले, जिस बूथ पे वोट पड़ा है उसी बूथ की वोट सीसीटीवी फुटेज उस बूथ के लोगों को अवेलेबल करा दो और वहां सीसीटीवी पे वो चलवा दो। उस पे मतलब जो है उस पे किसी माध्यम से उसको देख लो, टीवी पे या उस मोबाइल पे, तो पता चल जाएगा कि भाई ये लोग असली लोग, ये वोटर है, ये फर्जी वोटर है। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये फर्जी वोट, आप लोगों का जैसा आरोप है, भाजपा के पक्ष में डाले हैं, उनके प्रत्याशियों को जिताया है? कौन लोग हैं ये वोट डालने वाले? कार्यकर्ता है उनके कार्यकर्ताओं के फर्जी वोट बनाए गए हैं। एक एक कार्यकर्ता के 20-20, 25-25, 50-50 फर्जी वोट बनाए गए हैं, 10-10 वोट बनाए गए हैं। वो लोग वोट कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे ही अनाप शनाप फर्जी वोट बना दिए गए हैं जिनको वही लोग ले जाके वोट कर रहे हैं। भाई किसी के फादर का नाम ABCD हो सकता है, DIQ हो सकता है किसी के फादर का नाम। ये फर्जी वोट है और उनके कार्यकर्ता जाके डालते हैं और वो सारे लोग मिले हुए हैं, इसलिए कोई बेधड़क ना उनकी कोई जांच होती ना कोई परख होती है, उनको वोट डालने दिया जाता है और वोट डाल के चले जाते आपने हैं एक वो लोग। और बात कही कि सीसीटीवी आप लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने मांगे तो वो नहीं दे रहे हैं, तो आपने कब मांगे और क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हें क्या दिक्कत है? ऐसा कोई नियम है सीसीटीवी का मांगने का? ऐसा है, पहले 6 महीने तक सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाता था। अब ईसीआई ने उस नियम को बदल के सिर्फ 45 दिन कर दिया है और उन्होंने बहाना बना दिया कि भाई 45 दिन में आपको मांगना चाहिए था, 45 दिन में और हम आपको उपलब्ध कराते। चूंकि हमको महाराष्ट्र चुनाव में जब ये गड़बड़ हुआ तब हमारी पार्टी को संदेह हुआ कि कुछ बड़े लेवल पे गड़बड़ हो रहा है, तो उसको और उन्होंने सॉफ्ट कॉपी में वोटर लिस्ट अवेलेबल नहीं कराई। तो जब सॉफ्ट कॉपी में वोटर लिस्ट नहीं अवेलेबल कराई, हार्ड कॉपी में अवेलेबल कराई, तो एक एक वोट को छानना पड़ा, तब जाके कहीं पता चला कि गड़बड़ है। तो जब तक हम लोग उसको सर्च कर पाए तब तक उनका 45 दिन का टाइम निकल गया। तो ये ऐसा कौन सा नियम है कि वो 45 दिन ही रखा जाए? अरे बहुत सारी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, मॉडर्न युग है, आप हार्डवेयर में हार्ड कॉपी में कहीं भी उनको सेव करके रख लो। कौन सा इतना बड़ा स्टोर रूम आपको जरूरत है? बड़ी बड़ी चिपों में सब आ जाएगा। कौन सा स्टोर रूम की जरूरत है जो आप इतने बड़े डेटा को आप जो है स्टोर करके नहीं रख पा रहे हो? तो आपको क्या लगता है कि 6 महीने की ये जो बात है, इसे
45 दिन क्यों किया गया? अरे चोरी ना खुल जाए भाई। अगर सीसीटीवी फुटेज उस बूथ के गांव के लोगों के पास पहुंचेंगे तो वो लोग खुद ही चिन्हित करके बता देंगे कि ये फर्जी, ये फर्जी, ये फर्जी, ये फर्जी। अगर आप एक बूथ पे ऑन एवरेज 20-25-50 वोट फर्जी डाल लेते हो तो 50 वोट फर्जी डालने का मतलब एक असेंबली में नियर अबाउट 400 बूथ होते हैं। आपने 20,000 वोट फर्जी कर लिया, 20,000 में रिजल्ट इधर का उधर हो गया। एक बात और सामने आ रही है महाराष्ट्र चुनाव को लेके, जैसे आपने कहा भी वहां वोट बढ़ाए गए और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई, तो कौन से वोट बढ़ाए गए, किस समय बढ़ाए गए, कैसे, ये महाराष्ट्र में जो आपका आरोप है ये कैसे हुआ, ये हमें समझाएं थोड़ा। देखिए, महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के बाद हुआ। जी। लोकसभा में जो वोटर लिस्ट है ऑलमोस्ट वही वोटर लिस्ट होती है और उसमें केवल वो लोग जोड़े जाने चाहिए जिस दिन वोटर लिस्ट प्रिपेयर हुई थी लोकसभा की, उस दिन उनकी 18 साल उम्र पूरी नहीं हो पाई थी। किसी की 3 महीने कम होगी, किसी की 4 महीने कम होगी। मैक्सिमम 4 महीने की एज ग्रुप के लोग, 4 महीने छोटे लोग ही फॉर्म 6 के माध्यम से उसमें जोड़े जाते। 4 महीने बाद, जैसे मान लो आज महाराष्ट्र की लोकसभा की वोटर लिस्ट जो है कंप्लीट हो रही है, तो किसी बच्चे की उम्र 17 साल 4 महीना है, वो सॉरी 17 साल 8 महीना है, और 4 महीने बाद विधानसभा की कंप्लीट हो रही है तो उसकी 18 साल हो जाएगी। तो उन लोगों को केवल जोड़ना चाहिए था जो लोग अपनी उम्र को 18 साल पूरा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस स्टेट में 1 करोड़ लोग ऐसे थे जो 4 महीने में 18 साल के हो गए। 4 महीने पहले 18 साल के नहीं थे। तो निश्चित तौर पे ये जो 1 करोड़ लोग जोड़े गए हैं वो उनका वो एनालिसिस करने नहीं दे रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं। अगर सॉफ्ट कॉपी में वोटर लिस्ट दे दें, सीसीटीवी फुटेज दे दें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा सारे फर्जी लोग हैं, सारे फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, वो क्या कारण है? अरे उनका भंडाफोड़ हो जाएगा भाई, उनकी चोरी खुल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि कल से मैं न्यूज चैनल्स पे देख रहा हूं, राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया डायरेक्ट, और पेट में दर्द बीजेपी के होने लगा। यह रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी का प्रवक्ता ऐसे बहस कर रहा है, ऐसे डिबेट कर रहा है जैसे वो इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता हो। अगर उनको उससे फायदा नहीं हो रहा है तो उनके बचाव में वो क्यों खड़े हैं? वो उन आरोपों को परखने की बजाय उनको खारिज क्यों कर रहे हैं? वो उन आरोपों को परखें और जांचें, और जांचने के बाद कहते नहीं राहुल जी के आरोप गलत है। एकाएक उन्होंने आरोप लगाया और तुरंत वो बीजेपी मतलब बीजेपी के प्रवक्ता ईसीआई के पक्ष में खड़े हो गए, बगैर जांचे बगैर समझे। इससे तो ये सब क्लियर होता है, ये सब मिली भगत है, ये सब एक है, ये सब षड्यंत्र है। एक और बात आ रही है कि पिछले 10 साल में बहुत सारे चुनाव हुए हैं और जैसे कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी वोट जोड़े गए हैं, इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन को रिग कर रहा है। तो इस सब से क्या लगता है कि पिछले जो जनादेश हैं वो सभी फर्जी हैं, सारे जनादेश? देखिए, मैं 14 का तो नहीं कह सकता। हाँ। उस समय कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन धीरे 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 जब इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू हुई तब इन्होंने मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि पावर अब इनके हाथ में आ गई। जब इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू हुई तब इन्होंने मैनिपुलेशन करना शुरू किया, और पहले ये वैसे मैनिपुलेशन कर रहे थे। जब इन्हें लगा कि हम मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे तब इन्होंने ईसीआई के चयन की प्रक्रिया ही बदल दी और अब आराम से खुलेआम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, धड़ल्ले से, सीना ठोक के। तो ये जो पूरे इलेक्शंस हुए हैं पिछले 10 साल में, आप भी मानते हैं वो सब जो उनमें जो जनादेश है उसे लूटा गया है? जांच का विषय तो है, बड़े लेवल पे जांच का विषय है। आपको एक और बात बता दूं, दिल्ली चुनाव में जिन मंत्रियों के, सांसदों के आवास पे 2-2, 5-5 वोट थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया था, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। 50-50, 40-40 वोट सांसद आवास में बनाए गए। भाई सांसद आवास में कितने लोग रहते हैं? कौन लोग रहेंगे सांसद आवास में? नेचुरल सी बात है, सांसद की फैमिली रहेगी तो 50 लोग कहां से आ गए? सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के फर्जी थर्जी 3-3, 4-4, 6-6, 10-10 वोट बना दिए गए। एक और बात बीजेपी के लोग कह रहे हैं, चूंकि आप लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, विपक्ष वाले, इसलिए आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन में बीजेपी कह रही है कि उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है। जैसे उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं, कुछ 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, जो मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य वो भी कह रहे हैं और सारे नेता कह रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी ये बात क्यों करेगी कि इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी नहीं की?
ये बात तो इलेक्शन कमीशन को कहनी चाहिए। बीजेपी का इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बनना ही ये साबित करता है कि मैनिपुलेशन बड़े लेवल पे हो रहा है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। एक और बड़ा सवाल था ईवीएम को लेकर कि ईवीएम मशीन जो है उसको लेकर भी कई बार विपक्षी पार्टियां उसे हटाने की बात कर रही हैं और उस पर भी डाउट हो रहा है। तो इसमें कहीं ईवीएम से भी मैनिपुलेशन हो रही है या जो आप कह रहे हैं कि फर्जी वोट बूथ पे डाले जा रहे हैं उसी में हो रहा है, या आपको लगता है कि ईवीएम में भी कुछ हो रहा है? देखिए, ईवीएम या कोई भी चुनाव प्रक्रिया है, ईवीएम कोई भी चुनाव भारत की जनता को भरोसे में रख के कराना चाहिए। जनता का भरोसा ईवीएम से धीरे 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 कम हो रहा है। आप एक सर्वे करा लो, आप गांव में खुद जाओ, आप पत्रकार हैं, आप गांव में जाएं, आप लोगों से पूछें कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि लोगों की क्या डिमांड है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ईवीएम के प्रति संदेह पैदा हो गया है, क्योंकि कई जगह मार्क पोल होता है, वोट दबाया जाता है, मतलब जो है चेकिंग होती है, तो जब भी वोट दबता है तो फिर वो पता चलता है बटन किसी और का दबता है और वोट बीजेपी के फेवर में चला जाता है। वो कह रहे थे ईवीएम खराब हो गई, तो जब भी ईवीएम खराब होती है तो वोट बीजेपी के फेवर में ही क्यों जाता है, इस वजह से और लोगों के मन में शंका हो गई। कई हाई कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चैलेंज किया ईवीएम को, लेकिन ईसीआई ने उन्हें बुलाया तो, लेकिन ईवीएम छूने नहीं दी। अरे आपको अगर कोई फेयर है आपका सारा मामला, आपको कतई किसी तरह का डर नहीं, तो आप दो ना ईवीएम उसको, देख तो वो हैक करके दिखाता नहीं दिखाता है, हैक करके दिखा देगा, आप दो ईवीएम हैक करके दिखा देगा आदमी। एलन मास्क की टेक्नोलॉजी पे आप शक नहीं कर सकते, दुनिया नहीं शक कर सकती, भारत नहीं। उसने भी ईवीएम पे संदेह जताया है, तो कहीं ना कहीं संदेह है और आप उस संदेह को लगातार बढ़ा रहे हो। पिछले कुछ दिनों में कुछ दिनों में नहीं, पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े आंदोलन भी हुए ईवीएम को हटाने को लेकर। तो ईवीएम हटनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी का उस पर क्या रुख है? क्योंकि जनता में भी एक सेंटिमेंट तो दिखता है, जैसे बहुजन आंदोलन है, बामन मेश्राम लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, मायावती भी कह चुकी हैं, अखिलेश भी कह चुके हैं, कई बार कांग्रेस भी कह चुकी है और जनता का भी मूड है। तो आप क्या मानते हैं ईवीएम हटनी चाहिए? मेरा मानना तो साफ है कि ईवीएम को हटा देना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें यह लगता है कि हम ईवीएम नहीं हटा रहे हैं तो एक निष्पक्ष सर्वे करा लें। देश की जनता अगर निष्पक्ष सर्वे में अगर ईवीएम हटाने के फेवर में हो तो ईवीएम हटा दी जाए, क्योंकि चुनाव तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं आप, लोकतंत्र तो उन्हीं का है। एक और मैं बात आपको बता दूं, कांग्रेस ने इतनी मेहनत से 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, अंबेडकर साहब की बड़ी भूमिका थी, एक संविधान बना। उस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि अमीर हो या गरीब, प्रधानमंत्री हो या फकीर, सबको बराबर वैल्यू दी गई, उसके वोट की वैल्यू बराबर थी। यही तो लोकतंत्र का मतलब है। आज वही लोकतंत्र अगर धीरे 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 मरासन की तरफ जा रहा है, लोगों का भरोसा ही उठ रहा है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा? ये तो हम राजतंत्र की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, वो इसलिए थोड़ी किया था कि इस देश को अच्छी डेमोक्रेसी ना मिल पाए। इस देश को अच्छी डेमोक्रेसी मिले, इसीलिए उन्होंने सारा संघर्ष किया, सारा त्याग किया, अपनी पूरी पीढ़ियां खत्म कर ली, पूरा जीवन खत्म कर लिया, जेलों में रहे, अंग्रेजों के अत्याचार सहे, इसीलिए सहे कि आने वाला भारत एक अच्छे लोकतंत्र की तरफ बढ़े, यहां हर गरीब अमीर खुशहाल हो। तो इसीलिए तो किया ना, इसलिए थोड़ी किया कि हाँ कोई आके अब बैठ जाए, आके तानाशाही करने लगे और वोट की चोरी करने लगे और बेईमानी से चुनाव जीतने लगे। तो आप जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब संविधान सभा से वो निकले थे लास्ट दिन कि संविधान चलाने, अगर देश चलाने वाली नीयत अच्छी नहीं होगी तो संविधान खतरे में या लोकतंत्र खतरे में रहेगा। तो आपको लगता है कि वही स्थिति आ गई है जो बाबा साहब अम्बेडकर वो उस दिन कह रहे थे? देखिए, ये देश के हित के लोग नहीं है। देश क्या, देश कोई बिल्डिंग इमारत नहीं होता, देश होता है देश के लोग। ये देश के लोगों के हित के लोग नहीं है। पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, हम विषयांतर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। पर कैपिटा इनकम जो है घटती जा रही है, पूंजीपतियों की इनकम बढ़ती जा रही है, कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और उसमें सब दिख रहा है कि टोटल पूंजीपतियों के लिए ये काम कर रहे हैं। इनकी सारी योजनाएं, सारे नियम पूंजीपतियों के लिए हैं, गरीब पब्लिक के लिए इनका कुछ भी नहीं है सिवाय 5 किलो राशन के अलावा। तो मेरा जो सवाल था कि संविधान की जो मूल भावना है अब वो खतरे में है जो अम्बेडकर साहब ने कहा था, लग रहा है आपको? नहीं नहीं, पूरी तरह से
पूरी तरह से संविधान, पूरी तरह से संविधान को ये, अब अगर हम देहात की भाषा में बात करें तो संविधान को ताक पे रख के ये काम कर रहे हैं। इनका कोई आस्था नहीं संविधान में, मजबूरी में ये मतलब जो है अम्बेडकर साहब के आगे हाथ जोड़ते हैं। तो एक और बात है कि अब सारा एक बिहार में भी आप लोगों का, जो विपक्षी पार्टियों का बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है कि वो एसआईआर लागू कर रहे हैं, पूरी लिस्ट को रिव्यू किया जा रहा है। इस पर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनाव को मैनिपुलेट या गड़बड़ करने की कोशिश है। तो इस एसआईआर पे आप लोगों का क्या रुख है? देखिए, दो तरीके थे उनके। पहले उन्होंने तरीका अपनाया कि अपने वोट ज्यादा कर लो। वो चीजें उन्हें पहले ही अंदेशा लग गया था कि ये चीजें खुल रही हैं, लोगों को पता चल जाएगी। तब उन्हें लग गया कि भाई मतलब जो है, जो दूसरी पार्टी है उसके वोट काट दो। तो एसआईआर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो गठबंधन के वोट को काट सकें। 65 लाख वोटों को काटा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? दो में से एक काम तो होना चाहिए कि अगर 65 लाख वोट फर्जी है तो पिछली वोटर लिस्ट जिनने बनाई सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? कार्रवाई करें। अगर उनमें हिम्मत है तो उस 65 लाख जो ज्यादा वोटों की वोटर लिस्ट है उसमें बीएलओ से लेके आरओ तक, ऑब्जर्वर तक, इलेक्शन आयोग तक सबके खिलाफ कार्रवाई करे इलेक्शन कमीशन कि ये फर्जी, या तो वो फर्जी थी या आप फर्जी कर रहे हो। तो ये वोट रिव्यू हो रहा है इस समय चुनाव के इतने कम समय पहले, ये कितना आपको संवैधानिक लगता है? ये सब असंवैधानिक है, पूरी तरह से संवैधानिक। एक वर्ग विशेष का वोट काटने के लिए कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष का वोट काटने के लिए कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे आप लोग उसमें? देखिए, कल राहुल जी ने पब्लिक से अपील की है। अब पब्लिक ही इसका निर्णय करेगी, किसी से कोई भरोसा नहीं है। पब्लिक करेगी निर्णय, पब्लिक के बीच जाएंगे, पब्लिक के बीच बताएंगे कि भाई क्या हो रहा है, आपके वोट की चोरी हो रही है, लोकतंत्र की चोरी हो रही है, तो पब्लिक निर्णय लेगी। देखिए, जब अंग्रेज नहीं टिक पाए तो इनकी तो कोई औकात नहीं है, ये नहीं टिक पाएंगे। ये देश की जनता इनको उतारेगी और ये भागेंगे यहां से। और मुझे तो ये भी अंदेशा है कि मैक्सिमम लोग इनके फिर देश भी छोड़ के भागेंगे, क्योंकि इतने गड़बड़ कर लिए हैं इन्होंने कि फिर ये देश में रुकने की स्थिति में नहीं बचेंगे। तो अभी जो चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ हो रही है, चुनाव आयोग में जो आप लोगों का दावा है कि गड़बड़ हो रही है, उसमें कैसे सुधार होगा? क्या उसमें कोई संवैधानिक तरीके नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐसा कोई तरीका नहीं है? ये सब आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी तो कल ही उस चीज का खुलासा हुआ है, अभी तो पूरा 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। इस पे जी। बड़े नेता पार्टी के रणनीति बनाएंगे और उन्हें जो बेहतर लगेगा वो करेंगे। अभी तो उन्होंने पब्लिक से अपील की है कि अकेले राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते, अकेले कांग्रेस पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती, और ना अकेले राहुल गांधी की जरूरत है और ना अकेले कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। ये देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत है। इसलिए 140 करोड़ लोगों को उन्होंने आह्वान किया है, उनको मतलब जो है सही बात बताने की कोशिश की। अब ये सारे देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो क्या निर्णय लें। वोटर लिस्ट का रिव्यू कैसे रोकें, कैसे इसको मतलब जो है फर्जी वोटिंग रोकें, कैसे मैनिपुलेशन रोकें, ये सारे देशवासियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र सबके लिए है, अकेले राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, अकेले कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। इसलिए सारी पार्टियों को, सारे दल के नेताओं को, बल्कि सारे आम आवाम की ये जिम्मेदारी है कि वो रोके, वो देखे, वो जांचे, वो समझे कि कहां गड़बड़ हो रही है। तो आप क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे? मेरी तो यही अपील है कि भैया, आप जो भी लोग मेरी बात को सुने, जहां तक मेरी बात पहुंचे, वो कम से कम अपने बूथ को तो देख लें। अपने बूथ को देख के अपने बूथ को सही करो, जहां गड़बड़ हो उसकी शिकायत करो पहले से। लिखित शिकायत करो, जब ना शिकायत मानी जाएगी तो फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा उनके लिए। मैं तो यही कह सकता हूं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कुमुद गंगवार जी, जो गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। जैसे कि कल राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव जो है उसमें बड़ी स्तर पर गड़बड़ियां हो रही हैं। उनका कहना है कि पहले चुनाव आयोग ने रणनीति अपनाई कि वोट बढ़ाए जाए, और अब बिहार में रणनीति अपनाई जा रही है कि वोटों को कम कर दिया जाए, जिससे कि चुनाव को मैनिपुलेट किया जा सके। तो उनके आरोप गंभीर हैं। हम जनता से जानना चाहते हैं कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। राहुल गांधी की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बातें भी उन्होंने बताई थी। तो आप लोग इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस प्रक्रिया पर आप लोग क्या चेक करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताएं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।